हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 39 को। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पिछले 2-3 वीडियो में व्यूज एंड लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेयरमैन गो गनही से मिलने एक नेशनल लेवल का हंटर आया था। जो हंटर चेयरमैन गो गनही से कहता है डांसू को फिर से कोरिया में आने दिया जाए, क्योंकि डांसू कोरिया में दोबारा से नहीं आ सकता था। मिस्टर वू जिन ने डांसू को बैन कर दिया था कोरिया में आने के लिए, लेकिन उस नेशनल लेवल के हंटर के कहने पर डांसू पर जो बैन लगाया गया था उसे हटा दिया गया है और अब डांसू भी साउथ कोरिया में आ सकता है। तो यहाँ पर से हम एपिसोड 39 को स्टार्ट करते हैं। उस नेशनल लेवल हंटर के जाने के बाद चेयरमैन गो गनही मिस्टर वूजिन से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि आने वाले जेजू आइलैंड के रेड पे ये बंदा हमारे साथ जाएगा या नहीं? जिस पर मिस्टर वूजिन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये हमारे साथ जाएगा या नहीं, लेकिन जापान के एक बहुत बड़े गिल्ड ने हमारे साथ कोऑपरेट करने को कहा है और इस टाइम जापान से एक हंटर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें डीमन कासिल का दिखाया जाता है। जिनवो बहुत सारे डीमन कासिल के अंदर जाकर बहुत सारे डीमंस को हरा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनवो का लेवल अब 87 हो गया है और जिनवो के पास अभी तक बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठे हो गए थे। जिनवो कहता है यहाँ के डीमंस का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और यहाँ के डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं। उसी टाइम जिनवो इग्रिस और टैंक की तरफ देखता है। उन दोनों का लेवल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है और तभी जिनवो के पास एक विंडो ओपन होती है और जिनवो से कहा जाता है, तुम अपने शैडो सोल्जर्स के लेवल मैक्स होने पर उन्हें प्रमोट कर सकते हो। ये देखकर जिनवो कहता है, इसका मतलब सिस्टम में शैडो सोल्जर्स को प्रमोट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही मेरे शैडो सोल्जर्स मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाते हैं तो मैं उन्हें बहुत ही आराम से प्रमोट कर सकता हूँ। इग्रिस और टैंक जिनवो के पास आकर घुटने के बल बैठ जाते हैं और सिस्टम जिनवो से बार बार कह रहा होता है, क्या तुम अपने शैडो सोल्जर्स को प्रमोट करना चाहते हो? जिसके बाद जिनवो उन दोनों की परमिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही जिनवो उन दोनों को प्रमोट कर देता है वैसे ही उन दोनों का अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। इग्रिस का नाम पहले नाइट था और अब वो एलीट नाइट बन जाता है। जिनवो उसकी तरफ देखता है और कहता है, अब मेरा इग्रिस एक एस रैंक के हंटर के बराबर तक पहुंच गया है। अब ये आसानी से एक एस रैंक के हंटर को हरा सकता है। जबकि टैंक का नाम नाइट हो जाता है और अब वो एक ए रैंक के हंटर के बराबर तक पहुंच गया है। मतलब कि अब वो एक ए रैंक के हंटर को आसानी से हरा सकता है। उसी टाइम एसल जो कि जिनवो के पास खड़ी होती है, एसल जिनवो को कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी तक कितने सारे क्लैन्स को खत्म कर दिया है? जिस पर जिनवो कहता है, तुम्हारे क्लैन को छोड़कर टोटल 9 क्लैन हो गए हैं, क्योंकि इस टाइम मैं 89 फ्लोर पर हूँ। एसल जिनवो से कहती है, जैसे ही हम 90 फ्लोर पर जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत ही खतरनाक नाइट्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले 10 क्लैन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग उनके साथ निगोशिएशन करें तो हो सकता है कि वो लोग हमें अपना एंट्री पास ऐसे ही दे दें, जिससे कि हम लोगों को उनसे फाइट भी नहीं करना पड़ेगा। जिस पर जिनवो कहता है, अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते? क्या तुम लोग बिना फाइट किए हुए मुझे एंट्री पास दे देते? मुझे पक्का पता है कि तुम लोग मुझे वहीं पर मार देते। जिनवो की बात सुनकर एसल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिनवो एसल से कहता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम मारी जाओगी। साथ ही जिनवो एसल से कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा क्लैन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर मैं बाकी के जितने भी क्लैन्स बचे हुए हैं उन सबको हरा दूं तो इसका मतलब तुम्हारा क्लैन सबसे ऊपर चला जाएगा। जिस पर एसल कहती है, हाँ ये बात तो है, जितने भी क्लैन अभी तक बचे हुए हैं अगर वो सब खत्म हो जाते हैं तो हमारा क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे डीमन कासिल के अंदर सिर्फ हमारा ही क्लैन बचेगा। एसल जिनवो से कहती है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आपने हमारा क्लैन को क्यों जिंदा छोड़ दिया? जिस पर जिनवो कहता है, तुम मुझे पसंद आ गई हो। जिनवो की ये बात सुनकर फिर से एसल शर्माना शुरू कर देती है। एसल को शर्माता देख जिनवो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया है। जिसके बाद जिनवो 90 फ्लोर पे चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जिनवो कहता है, जैसा कि एसल ने कहा था कि यहाँ के मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं और यहाँ के मोस्टर नाइट्स हैं। जिसके बाद जिनवो अचानक से ही सारे फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 97 फ्लोर पे चला जाता है। जिनवो 97 फ्लोर पे जैसे ही पहुंचता है उसका लेवल 90 हो जाता है। एसल जिनवो को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इस इंसान ने तो टॉप 5 क्लैन्स को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया है। क्या सारे इंसान इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं? जिनवो एसल की बात सुन लेता है और कहता है, नहीं, सारे इंसान इतना पावरफुल नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे इंसान है जो कि इतना पावरफुल होते हैं। जिनवो मन ही मन सोच रहा होता है और कहता है, हमारे कोरिया में सिर्फ 2 ही ऐसे हंटर हैं जो कि यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं और वो दोनों है चेयरमैन गो गनही और चाइन।
कोरिया में वही दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल है एस रैंक के मुकाबले। जिन्हों कहता है क्योंकि मैं उन लोगों की पावर एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एस रैंक के हंटर्स में भी पावर का गैप होता है। जैसे कि चैन चोई जोंग से ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि चोई जोंग को अल्टीमेट सोल्जर कहा जाता है। जिन्हों कहता है जब लास्ट टाइम मैं डेंजन से बाहर आया था तब मेरी पावर चेयरमैन गो गन ही के बराबर थी, लेकिन अब जबकि मैं लेवल 90 पर पहुंच गया हूं तो मेरी पावर उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जिन्हों एसल से कहता है तुम अब वापस जा सकती हो, बाकी का काम मैं अकेले ही देख लूंगा। एसल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्हों से कहती है क्या मैं यहाँ पर फालतू आई थी? यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैंने अभी तक आपका कुछ भी साथ नहीं दिया है, क्या मैं आपके साथ नहीं रुक सकती हूँ? जिन्हों आगे बढ़ता है और एसल से कहता है तुमने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब यहाँ से तुम वापस चले जाओ क्योंकि मैं अब 100 लेवल के बॉस तक पहुँचने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है कि जब मैं उसके साथ फाइट कर रहा हूँगा तब तुम्हें चोट लग जाए और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें चोट लग जाए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। एसल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर जिन्हों से कहती है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे देखना है कि तुम्हारा रिजल्ट आखिर में क्या निकलता है, आखिरी फ्लोर तक तुम कैसे पहुंचते हो और तुम्हारा फाइट का नतीजा क्या निकलेगा। जिस पर जिन्हों कहता है चलो ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो लोग 98 फ्लोर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें रियल वर्ल्ड का दिखाया जाता है जहां हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। उस एयरपोर्ट में जापान से आया हुआ हंटर लैंड करता है। इस हंटर का नाम रियोची गोटो होता है और उसके साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है जो कि ट्रांसलेटर के तौर पर होती है और वो भी एक ए रैंक की हंटर होती है और उस लड़की का नाम हानिकावा होता है। रियोजी एयरपोर्ट से गुजरते हुए कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमोशन महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एस लेवल का हंटर है। हानिकावा उससे कहती है क्या वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिस पर रियोजी कहता है पक्का मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसी टाइम हंटर एसोसिएशन से एक बंदा आता है और उनसे कहता है मुझे माफ करना, मैं क्राउड की वजह से लेट हो गया हूँ। रियोजी उस बंदे से पूछता है यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ क्यों है? जिस पर वो बंदा बताता है कि यहाँ पर एक नेशन लेवल का हंटर आया था जो कि अब वापस जा रहा है। फिर वो एसोसिएशन का बंदा उनसे कहता है मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग पर ले चलता हूँ। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चेयरमैन गो गन ही सामने बैठे होते हैं। रियोजी गोटो भी उनके सामने जाकर बैठ जाता है और साथ ही हमें रियोजी के गिल्ड के बारे में भी बताया जाता है। जापान में टोटल 21 एस रैंक के हंटर्स हैं जिनमें से 11 सिर्फ रियोजी के पास है। चेयरमैन गो गन ही कहते हैं कोरिया में इस टाइम टॉप 5 क्लास के गिल्ड हैं जो कि पूरे कंट्री को संभाल रहे हैं, लेकिन पूरे जापान में सिर्फ एक ही गिल्ड है जो गिल्ड पूरे कंट्री को संभाल रहा है। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चाइना के बाद जापान का गिल्ड सबसे बड़ा गिल्ड है। हानिकावा चेयरमैन से कहती है मैं इनके बातों को ट्रांसलेट करूंगी, रियोजी जो कुछ भी बोलेंगे मैं उनके बातों को ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। हानिकावा रियोजी की तरफ से चेयरमैन से कहती है कुछ दिन पहले की बात है, ये बात आप लोगों को भी पता होगा। कुछ दिनों पहले जेजू आइलैंड से एक चींटी जापान पर आ गई थी और उस अकेली चींटी ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया था, इसलिए हम लोग जेजू आइलैंड को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग मिलकर कोरिया की मदद करेंगे। जापान के हंटर और कोरिया के हंटर मिलकर एक फोर्थ रेड करेंगे। सारे हंटर्स मिलकर जेजू आइलैंड पे जाएंगे उन चींटियों को खत्म करने के लिए। रियोजी चेयरमैन से कहते हैं मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ यही मकसद है, मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ, क्यों न हम अपने एस रैंक के हंटर्स और आपके एस रैंक के हंटर्स को मिलाकर एक बड़ी सी टीम बनाएं और सब मिलकर जेजू आइलैंड को क्लियर कर दें। चेयरमैन गो गनिक कहते हैं तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों हाथ मिला ले और अपने हंटर्स को मिलाकर फिर से एक बार फोर्थ रेड करें जो जेजू आइलैंड पे जाकर उन मॉन्स्टर को मार दे। चेयरमैन फिर से उससे कहते हैं कि मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जापान के एस रैंक के हंटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जेजू आइलैंड पे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रियोजी भी चेयरमैन से कहते हैं ये बात भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जेजू आइलैंड पे हमारे हंटर्स को भेजना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जेजू आइलैंड पे बहुत ही खतरनाक चींटियां हैं जो कि समय के साथ विकसित भी हो रहे हैं और लगातार उनकी पावर्स बढ़ते ही जा रही है। उन चींटियों को मारने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। हानिकावा आगे बढ़ती है
और एक पेपर को अपने हाथों में लेकर उनमें जो भी लिखा हुआ होता है वो पढ़कर चेयरमैन गोगनही को सुनाती है। रियोजी कहता है हमने सालों से उन चींटियों पर रिसर्च की है और उनके बारे में हम लोगों ने कुछ डेटा इकट्ठा भी किया है। हालांकि वो चींटियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी एक वीकनेस भी है और उनका वीकनेस ये है कि उनका लाइफ ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। वो चींटियां सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो हमें सबसे पहले उनकी क्वीन को मारना है। अगर हम लोगों ने क्वीन को मार दिया तो 1 साल के अंदर अंदर सभी एंड्स खत्म हो जाएंगे और जेजू आइलैंड क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन सोचते हैं सिर्फ क्वीन को मारना ये काफी अच्छा प्लान है। हालांकि उस आइलैंड पे हजारों के तादाद पर चींटियां हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी है कि हम लोग उस चींटी के रानी के पास पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि जेजू आइलैंड पूरा चींटियों से भरा हुआ है। जेजू आइलैंड में सिर्फ चारों तरफ चींटियां ही चींटियां है और उनकी रानी कहाँ पर होगी ये हमें पता नहीं है। इसलिए हमें सारी चींटियों को क्लियर करते हुए उनकी रानी तक पहुंचना है। रियोजी चेयरमैन से कहते हैं बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड चींटियां हैं जो कि वहाँ की क्वीन की हिफाजत करते हैं और उन चींटियों को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सारी चींटियां अपने टनल को छोड़कर बाहर आ जाए और उनके टनल पर उनकी क्वीन अकेले रह जाए तो फिर हम सब लोग आसानी से क्वीन को मार सकते हैं। जिस पर चेयरमैन कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे होगा, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? रियोजी चेयरमैन से कहते हैं पिछले 3 साल में तीनों बार ऐसा ही हुआ है और हमने पिछले 3 साल के सारे डेटास को फिर से चेक किया है। साउथ कोरिया के हंटर्स ने 3 बार रेड करने की कोशिश की थी और तीनों बार जब वो लोग जेजू आइलैंड पर लैंड हुए तो उन चींटियों ने अपने टनल को छोड़ दिया और उन सभी हंटर्स पर हमला करने के लिए बाहर आ गए और क्वीन अकेले ही टनल के अंदर रह गई थी। एसोसिएशन वाले ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस पर हानिकावा उनसे कहती है हमने इस पर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन किया है, हम लोग डिटेल्स में आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं ऐसा सच में हुआ है। रियोजिन उनसे कहते हैं हमारे गिल्ड में 11 एस रैंक के हंटर्स हैं, अगर उनमें से मुझे हटा दिया जाए तो मेरे गिल्ड में टोटल 10 रैंक के हंटर्स बचेंगे और ये मेरे 10 रैंक के हंटर्स आपके साथ इस रेट में हिस्सा लेंगे और हम लोगों का काम ये होगा कि हम सब लोग मिलकर उन चींटियों को टनल से बाहर निकालेंगे, जिसके बाद आपके सोल्जर्स टनल के अंदर जाकर उन चींटियों की क्वीन को मार डालेंगे। चेयरमैन गोगनही रियोजिन की बात सुनने के बाद कहते हैं इसका प्लान तो सच में काफी दमदार है। अगर 10 रैंक के हंटर्स मिलकर उन सारी चींटियों को बाहर निकाल देंगे तो टनल में सिर्फ क्वीन रह जाएगी और हमारे हंटर्स मिलकर उस क्वीन को मार सकते हैं। अगर हम लोगों ने इस प्लान के मुताबिक सब कुछ फॉलो किया तो हम लोग जेजू आइलैंड को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, रियोजी कोटो हमारी मदद करने के लिए क्यों तैयार हुए और ये 10 हंटर्स को लेकर हमारे साथ क्यों आ रहा है, 11वीं हंटर क्यों नहीं आ रहा है? जबकि उसी टाइम रियोजी भी ये सोच रहा होता है अगर एक बार मैंने इस रैंक के डेंजन को क्लियर कर लिया तो मुझे भी उसके बाद एक नेशन लेवल का हंटर बना दिया जाएगा, क्योंकि नेशन लेवल का हंटर उन्हें कहा जाता है जिन्होंने एक बार भी एस रैंक के डेंजन को क्लियर किया हुआ है। और इस टाइम जापान को एक नेशन लेवल के हंटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं बनने वाला हूँ। साउथ कोरिया मेरे इस प्लान को मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि मुझे पता है कि मेरा रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे एक नेशन लेवल का हंटर जो बनना है। जबकि चेयरमैन गोगनही ये सोच रहे होते हैं जापान के मुकाबले में कोरिया में सिर्फ एस रैंक के हंटर 8 हैं। मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं इस रेड में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ। मिन बियांगू जो कि रिटायर हो गया है वो भी इस रेड में हिस्सा नहीं ले सकता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 6 ही एस रैंक के हंटर बचे हुए हैं जो कि इस रेट में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने 6 रैंक के हंटर्स के साथ उन चींटियों के क्वीन को मार सकते हैं, लेकिन कहानी चेंज हो जाएगी अगर संग जिन्हो हमारे साथ मिल जाता है और संग जिन्हो अगर इस रेड को ज्वाइन कर लेता है तो हमारा जीत पक्का होगा। उसके रहते हुए हम लोग कभी हार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने उसके जितना पावरफुल हंटर आज तक नहीं देखा है अपने इस पूरे जिंदगी में। उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर है और फिलहाल में ही उसने एक ए रैंक के डेंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया था, जो कि सिर्फ देखने में ही ए रैंक का डेंजन दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर के मॉन्स्टर एस रैंक के मॉन्स्टर जितना पावरफुल थे। लेकिन हम जिन्हों के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चींटियां बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रही है और पता नहीं वो चींटियां कब तक अपने सारे पंख निकाल कर उड़ना शुरू कर दे और इधर उधर चले जाए। हमें जल्दी से जल्दी उन्हें क्लियर करना होगा, इसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। चेयरमैन गोगनही कहते हैं हम लोग तुम्हारे डेटा को चेक करेंगे
और फिर उसके बाद हम लोग एक प्लान बनाएंगे और फिर जल्दी ही जापान वालों से कांटेक्ट करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें फिर से डीमन कासिल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वो 100 लेवल के फ्लोर पर खड़ा होता है और हमें उसी टाइम जिन्वो का लेवल भी दिखाया जाता है। जिन्वो का लेवल इस टाइम 93 पर पहुंच गया है। जिन्वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के ऊपर डीमन किंग बैठा होता है, जिसका नाम बैरन होता है। जिन्वो बैरन की तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं इसके साथ फाइट करके इसे जीत सकता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 की एंड होती है और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलने वाला है कि जिन्वो डीमन किंग से जीतेगा या हारेगा। और अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को बहुत ही जल्दी मतलब कि कल के कल ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट्स कंप्लीट करा दो और 1000 लाइक्स। अगर आप लोगों ने ये करा दिया तो कल के कल ही मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। और मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ये तुरंत ही करा सकते हो। कुछ भी कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।